This session is being recorded, and this is Sibur Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and today we have another special week. And before I start today's session, please note down your timings. Uh, from today onwards, you have three options. You have afternoon batch, you have evening session, and you also have a night session. If you are interested in afternoon session, so then you can join at 3, and this session will end at 5:30. And then we will have another session that will start at 7:30. First, you will have your spoken or discussion class and activity session on Thursday and Friday. Then you will have your grammar class 9 to 10. And after that, you have another spoken class, discussion class, activity session. Because now, as you know, that Maghrib, Azan-e-Maghrib is at around 7:05 or 7:10 in Karachi. So it's possible for participants to join class at 7:30. So that's why I've given you access to spoken class, discussion class, and activity class 7:30 to 9. Then attend my grammar class, and then you may have your supper or dinner. सो अब आपके पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल होती है. आप किसी भी स्लॉट में पढ़ सकते हैं. मेरी तरफ से आपको इजाजत है. अच्छा, इससे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी जो ना हमने अपने रिड्यूस हो जाएंगे हमारे हर स्लॉट के अंदर. और अभी एक और स्लॉट भी मेरे जहन में है जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे. मोस्ट प्रोबेबली इन द मॉर्निंग वी विल हैव अनदर स्लॉट. उसकी टाइमिंग्स होंगी 10 से 12:30. सो वादा नहीं है, बट फ्रॉम 1 सितंबर वी मे हैव मॉर्निंग स्लॉट एज वेल. और इसमें ये भी बता दूं कि जो आफ्टरनून सेशन है, यू हैव 2 डिफरेंट टीचर्स विद मी. मेरे साथ 2 आपको और टीचर्स मिल जाती हैं. आफ्टरनून सेशंस की साथ जो टीचर्स हैं वो अलग हैं. और साथ में उसके बाद आपका इवनिंग सेशन है. इवनिंग सेशन में 2 और टीचर्स हैं मेरे साथ. नाइट सेशन में आप आएंगे, 2 और टीचर्स मिलेंगे. इट मीन्स दैट यू हैव 6 डिफरेंट टीचर्स along with SKH. मेरी क्लास अब आपके साथ रोजाना हो रही होती है 3 से 4 और 9 से 10. कोर्स कंटेंट को भी एक दफा फोकस कर लीजिए. आज से आप लोगों के मेरे 4 लेवल्स होंगे. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4. अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले लेवल 1 होगा, उसके बाद लेवल 2, फिर उसके बाद लेवल 3, उसके बाद लेवल 4. ये मेरे हर वीक का एक समझ लें लेवल है. मैंने हर वीक के अंदर कुछ कंटेंट रखा हुआ है. तो लेवल 1 का जो कंटेंट है वो आज से स्टार्ट ले रहा हूँ. इसका एडिशन 1 है. फिर लेवल 2 पर आऊंगा, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर वापस आ जाऊंगा लेवल 1 के ऊपर. क्योंकि और फिर मुमकिन है कि उसके अंदर कुछ कोर्स कंटेंट बदल दूं, क्योंकि बेटा पढ़ाने के लिए इतना कुछ है कि मैं पढ़ाता रहूंगा, कंटेंट खत्म नहीं होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. एंड मैंने एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा दी है आज से, जिसको हम कहते हैं DTS. DTS कहते हैं डेली टेस्टिंग सिस्टम. यानी कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेली बेसिस के ऊपर आपकी टेस्टिंग हो रही है. आपके पास 11:30 के ऊपर आपके टेस्ट का लिंक आएगा इंशाल्लाह. और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो मैं पढ़ाऊंगा उसका एक ग्रैंड टेस्ट भी मैंने जो है वो डिजाइन किया है. तो यानी कि ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे 20 टॉपिक्स आ रहे हैं, इनके 20 टेस्ट भी आपके डिजाइन हो गए. आपकी PDFs भी डिजाइन हो गई हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट भी डिजाइन हो गए. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल ऑल हैव दिस. अच्छा, एक बात और आप नोटिस करें. यू हैव स्पोकन क्लास, यू ऑल्सो हैव डिस्कशन क्लास. जो स्पोकन क्लास है वो मेरी लिंक करती है मेरी ग्रामर क्लासेस से. तो जो लेवल 1 के अंदर आप लोग पढ़ेंगे इस हफ्ते, आपको महसूस होगा कि जो स्पोकन क्लास के अंदर कंटेंट आ रहा है वो आपकी ग्रामर से लिंक हो जाता है.
Discussion class, it's a random class for participants where you will have discussion on different topics. ठीक है, आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। लेक्चर नंबर 1, नोट्स आपसे मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर द सेशन। और आपको पता है, आई कीप ऑन मॉडिफाइंग माई सेल्फ, मेरे टीचिंग मैथडोलॉजी बदलती रहती है, राइट? सो टुडे वी हैव lecture number 1. सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या चीज है? कहां से बेटा सेंटेंस स्टार्ट होता है? बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल समझते ना, जहां से सेंटेंस हम बनाते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, when we create a sentence we usually have three things: subject, verb, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। मेरी बातों को 10 से 15 मिनट इत्मीनान से सुनना है, उसके बाद फिर मैं आपसे सवालात की तरफ आ जाऊं, बिकॉज आई लव टू टेक इंटरेक्टिव सेशंस। A sentence is a group of words arranged in the correct order to express a complete idea। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। आपके जहन में वर्ड्स तो हैं, लेकिन उनकी जो करेक्शन है, उनका जो अरेंजमेंट है, वो दैट्स नॉट करेक्ट। तो जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके पास एडवर्ब आएगा। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला। वर्ब शोज एन एक्शन, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब के बारे में जनरली मैं जो मीनिंग्स आपके सामने रखता हूं वो क्या है? इट टॉक्स अबाउट टाइम। लेकिन अगर देखो मैं हाउ की बात करूं ना, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। शी ड्राइव्स केयरफुली, मेरी बातों को बहुत तवज्जो से सुनते रहना। शी ड्राइव्स केयरफुली, उसके गाड़ी के चलाने के आदाब क्या है? शी ड्राइव्स केयरलेसली। ही कम्स स्लोली, he comes fast। when talks about time, जैसे adverb of frequency, he comes late sometimes, he normally comes late, he often come late, right? How often or when। उसके he came late yesterday, adverb। yesterday आपका adverb है। where, adverb of location, right? He came here, here talks, here is an adverb। I went there, there is an adverb। So subject, verb, object और adverb। अब आपको के सामने बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेशंस रख रहा हूं जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं। अभी आप लोग भी क्रिएट करेंगे मेरे साथ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। हैंड रेस कर ले वो पार्टिसिपेंट्स जो आज के सेशन में एक्टिव हैं और इस तरह से कोई सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई डोंट वांट यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वांट यू टू क्रिएट अ सेंटेंस with this formation। Sir Hasib teaches us regularly, we attend meetings online। कैसे online? He completes his work carefully, they prepare reports every week। every week is an adverb, there is a subject, prepare is a verb, reports object। yes, can you create a sentence with subject? yes, starting with Noreen। आप चैट में लिखना चाहें आप चैट में भी लिख सकते हैं, मैं आपकी चैट्स भी रीड कर लूंगा। यस। I brush my teeth daily। I brush my teeth daily, that's good। uh yes, next, Jazba।
I do my job honestly. I do my job honestly. Honestly is an adverb of manner, ईमानदारी के। आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे जिनके पास उनकी दो बहनें पढ़ रही होंगी बैठी हुई, या दो डिवाइसेस लगी हुई होंगी, तो एक डिवाइस की या तो ऑडियो आप डिस्कनेक्ट कर दें या दूसरे पार्टिसिपेंट को ऊपर छत पे भेज दें। सही है ना? यस अरूबा। I do home chores every day. I do home chores every day. That's very good. Asia, subject plus verb plus object plus adverb. I use mobile phone every day. I use mobile phone every day. That's very good. Mariam Zehra. Tap on mic. I cook meal religiously. I cook meal. I cook meals religiously. Deliciously या religiously? Religiously means regularly. Regularly. Yes, Faryal. I go for a walk daily. I go for a walk. अच्छा, अब देखिए, आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब मसला ये है, जैसे उन्होंने फरियाल ने बड़ा अच्छा जुमला ऐड कर दिया, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब। अब लेकिन गो एक ऐसा वर्ब है फरियाल, याद रखिएगा, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अब ये बात भी सोचने वाली है ना कि सर अब हम गरीबों को कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब जो है अपने बाद एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो जो वर्ब अपने बाद एडवर्ब नहीं लेता, ये लिख लो अपने पास कॉपी के टॉप पर, नोट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये फरियाल के सेंटेंस के ऊपर एक बात मैं बता रहा हूं। इन वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। लिखिएगा अपने पास, ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सर इनकी कोई निशानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है? बेटा ये याद करने पड़ते हैं, इनकी कोई निशानी नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूं? एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूं? Yes, sir. इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वाइज बन सकता है? I इंट्रांजिटिव think no, sir. No, sir. क्यों नहीं बन सकता? I go for a walk. तो क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। और जब इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम इस्तेमाल करेंगे उसमें तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो एक जनरल नॉलेज की बात आपके जहन में मैंने बिठा दी। बहुत देखो, ये बुनियादी बातें, पैसिव नॉट पॉसिबल, यानी कि अब इस तरह से सर बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होंगे। जी बिल्कुल, हमें स्कूल लाइफ में कभी ये बात बताई नहीं गई। अगर मैं आपसे कहूँ दे गो फॉर अ वॉक, इसका पैसिव बनाओ, तो तुम लोग बना दोगे, वॉक इज गॉन। ठीक है ना? तो पैसिव नॉट पॉसिबल विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यानी कि तुम सर्च करोगे आज, थोड़ा सा एक लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स सर्च कर लेना, तो वो तुम्हारी नॉलेज में इजाफा हो जाए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या मेरा अब एक दूसरी फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है? क्या ये जरूरी है बेटा कि हमारे पास एडवर्ब लाजमी तौर पर आए? क्या एडवर्ब के बगैर सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते? कांट वी क्रिएट? यस सर, वी कैन क्रिएट इट। कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा के लिए, है सर ना? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, although it's not related to the topic, but I was just thinking about it कि आपने बताया था कि present indefinite को हम कहते हैं simple present tense. So sir, जो sentences होते हैं like I'm a teacher, I'm a student, ये जो plain sentences होते हैं जो कि present indefinite tense नहीं है, what do we call them? चलिए, आपने सवाल पूछ लिया है, मैं बता देता हूँ। आपने खुद ही कह दिया था इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब ये जो आपके सामने फॉर्मेशन है ना,
जैसे मैंने देखिए लिखा है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट है, ये है प्रेजेंट सिंपल, लेकिन प्रेजेंट सिंपल स्टेट। अब मैं अगर यही बात यूं कहूं, आई टीच इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल क्या है? एक्शन। आई टीच इंग्लिश, मरियम बात समझ आप? आई एम अ Yes, टीचर, sir. तो आपने प्लेन सेंटेंस कहा, इसको हम स्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल स्टेट। अब ये वाला सेंटेंस आप इसको प्लेन कहती है, क्या कहेंगी? ये इसमें एक्शन है, तो इसको हम एक्शन कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल एक्शन। आई टीच इंग्लिश। अब जो नीचे मैंने फॉर्मेशन लिखी है, गौर से देखिए, फॉर्मेशन नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिर्फ वर्ब की बात करूं, अगर सिर्फ वर्ब आ रहा है, तो देखो हमारे पास ये वर्ब किन शक्लों में आ सकता है? या तो गो आएगा, या गोज आएगा, या वेंट आएगा, ऐसे ही है ना? सब्जेक्ट Yes, sir. प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। इसके अलावा तो कोई फॉर्मेशन नहीं है। मैं इसी के अंदर एक और फॉर्मेशन आप लोगों की नॉलेज में इजाफा कर दूं। नोट्स आप लोगों के जा चुके हैं, कंपाइल्ड हो गए। मैं हमेशा जो चीजें लाइव एंड एक्सक्लूसिव पढ़ा रहा होता हूँ, वो आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव ही मिलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस के अंदर 3 वर्ब्स आ जाए? Sir, like auxiliary verb and the main verb. माशा, Like I am going. So am is also a verb and going is also a verb. बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। एक सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब्स भी आ सकते हैं। अब इस वर्ब का पूरा नाम लिख देते हैं। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है, तो याद रखिएगा उसका नाम क्या होता है? मेन वर्ब। अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आएंगे, तो पहले वर्ब का नाम होगा ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरे वर्ब का नाम होगा मेन वर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाएं। शायद आपने सुना हो हैव बीन, हैज बीन, याद आया? Yes. Like and have had. हैव, हैज बीन, हैव हैड नहीं कहूंगा मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहा हूं। हैव हैड तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर एक ही। तो एक सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब्स भी आ सकते हैं, 3 वर्ब्स भी आ सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ही राइट्स अ लेटर। एक सेंटेंस में एक वर्ब आ रहा है, अब मैं इसको 2 करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर He दूंगा? has written a letter. सर डिस्टॉर्शन आ रही है अपने सर। तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक्स बंद कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बीच में डिस्टॉर्शन ना आए। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर, और उसके बाद एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा भी 3 वर्ब्स भी आ सकते हैं। हैज भी आ गया, बीन भी आ गया, राइटिंग भी आ गया। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आर। आपकी जर्नल नॉलेज में मैंने इजाफा कर दिया। अब जरा मेरी बातों को समराइज करते रहें। जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आती है, जो सबसे बेसिक फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। फिर मैंने आपसे कहा कि ऐसा मुमकिन है कि हम एडवर्ब को ड्रॉप आउट कर दें, हम एडवर्ब के बगैर भी जुमले क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आपसे को एक और इजाफी बात समझा दी, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव जो चीजें बता रहा होता हूँ, वो नोट्स में नहीं आती हैं, क्योंकि नोट्स आपके जा चुके हैं प्रिंट होकर के मेरे पास से। एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स भी आ सकते हैं, 3 वर्ब्स भी आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस के अंदर 3 वर्ब्स आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, 2 शुरू के जो होंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, और फिर मेन वर्ब। ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी और किस्म का वर्ब भी आ जाए। बिल्कुल
और भी एक और फॉर्मेशन की भी मैं इसकी क्रिएट कर सकता हूं अगर आप इजाजत दें। ये देखिएगा, ये भी आपकी बेसिक्स में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो, यहाँ पर इसके बड़े भाई भी आ सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये फॉर्मेशन भी आपकी पॉसिबल है। ये बेसिक फॉर्मेशंस है। इसकी एक फॉर्मेशन और भी पॉसिबल है, जब मैं भी जो सेंटेंस लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सर, यू शुड वर्क हार्ड, you should call Sarah, you can speak English, Ali may invite you, Ali may model verb, invite आपका main verb, you object, Ali may invite you। मैं अगर इसको सर आप इस तरह से बनाकर दिखाइए, ये देखिए, Ali may मॉडल वर्ब आ गया, हैव मॉडल वर्ब के बाद आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब आ गया, अली मे हैव इनवाइटेड यू। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए ताकि आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाए। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ये बेसिक फॉर्मेशन है। मैंने अभी आपसे सिर्फ मैंने एडवर्ब को मैंने ड्रॉप किया तो मैंने वर्ब के अंदर एडिशंस कर दिए कि देखो एक सेंटेंस में एक वर्ब भी आ सकता है, दो वर्ब्स भी आ सकते हैं, तीन वर्ब्स भी आ सकते हैं, और अगर दो वर्ब्स आ रहे हैं तो पहला मॉडल वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। आगे चलते हैं। मेरा आपसे एक और जनरल नॉलेज का सवाल, क्या ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बगैर हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? कैन वी क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? यस सर। Yes, sir. लेकिन इसके अंदर भी देखो, जब एक वर्ब की बात हो रही है ना तो तुम्हारे जहन में कौन से दो टेंस घूमते रहेंगे? अगर एक वर्ब की बात हो रही है, जनरल नॉलेज में बिठा लो अपनी, या तो वो प्रेजेंट सिंपल और एक्शन। फिर वो पास्ट सिंपल होगा। सही कह रहा हूँ? आई गो, आई, इसके अलावा तो और है ना, आई गो, आई वेंट, आई गो, आई वेंट, शी राइट्स, शी रोट, सर हसीब टीचर्स, सर हसीब टॉट। लेकिन अगर मैं आपसे इजाजत मांगू कि मैं कह रहा हूं कि अच्छा मुझे सिर्फ दो वर्ब्स लिखने दें, तो सर फिर वही पुरानी वाली बात आप कर रहे हैं, हमें पहले वाले वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, इसको ऑक्सिलरी वर्ब बनाना पड़ेगा। बना दो, इसको ऑक्सिलरी वर्ब बना दो और इसको मेन वर्ब बना दो। तो फिर अब इस फॉर्मेशन पर रहते हुए आप क्या सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं? सर ही इज राइटिंग, सर ही हैज रिटन। दो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स की इजाजत है, तो इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये पूरा ऑक्सिलरी वर्ब भी हो जाता है, ही हैज बीन राइटिंग। मेरी बातें समझ आ रही है? मैं बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ, ये आपकी जो मैट्रिक लेवल तक आप लोग पढ़ चुके हैं। ही इज राइटिंग, ही हैज रिटन, ही हैज बीन राइटिंग। इसका पास्ट करना किसी के लिए कोई परेशानी है? No, he was writing. was writing, had He had written. written, he had been writing। Right. आ गई बात समझ? चलें आगे। क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, एडवर्ब को गिरा दिया, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? No, sir. बन सकता है। देखें, बना दिए। लिसन टू मी, लिसन टू, जी जी सर आप ही को समझे। टॉक टू मी, वर्क हार्ड। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, याद कर लें। जिन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट नहीं लगाते उन सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आज तक किसी ने ये बात हमें समझाई नहीं कि वहां पर यू जो है वो अंडरस्टूड होता है। लिसन टू मी, जी सर आप ही को सुन रहे हैं सर। लिसन टू मी, मैंने यू नहीं लगाया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लिसन टू मी केयरफुली, एडवर्ब भी लगा दिया।
कॉल सारा राइट नाउ, कॉल सारा राइट नाउ। वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया। एडवर्ब को आसान लफ्जों में याद रखो, टाइम एक्सप्रेशंस। कम हियर क्विकली, मैनर्स को याद रखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, जल्दी आओ इधर, कम हियर क्विकली। कॉल सारा क्विकली, कॉल सारा क्विकली, एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दिया, ठीक है। कंप्लीट योर वर्क केयरफुली, सेंड द रिपोर्ट टुडे। कोई भी टाइम एक्सप्रेशन लगा लें, केयरफुली लगा लें, पोलाइटली लगा लें, ऑनेस्टली लगा लें। देसी बात ly जब आ जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, क्विकली, केयरफुली, पोलाइटली, ऑनेस्टली, रिस्पेक्टफुली। समझ आ रही है बेटा बात? हम Yes, sir. के बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सर हम जब देखा जाए तो वहां पर वर्ब सब्जेक्ट होता है। मतलब ये कहना कि सब्जेक्ट नहीं है, ये बात गलत है। सब्जेक्ट है, जबान पर नहीं है। वी कैन नेवर क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के बगैर कभी सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। यू ऑलवेज नीड अ सब्जेक्ट, बट समटाइम्स इट इज हिडन, समटाइम बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। लिसन टू मी, सामने मेरे कोई खड़ा हुआ है, मैं कहा लिसन टू मी, मेरी बात सुन। आ गई Why बात? will you do not use subject? जी बेटा, Sir, subject क्यों नहीं use करते sometimes? आप जैसे एग्जाम्पल पे कैसे आप कह रहे हैं कि से subject बात, use नहीं होगा? ठीक है हीरा, मैंने आपकी बात सुन ली। हीरा से मैं बात कर रहा हूँ, और हीरा, मैं कहा हीरा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सर मेरी बात का जवाब तो मैं देता हूँ बेटा, पहले जाइए एक गिलास पानी लेकर आइए, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं सामने हीरा है, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, तो मैं ये क्यों कहूँ तुम पानी लेकर आओ, आप पानी लेकर आइए? मैं क्या कहूंगा? पानी लेकर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देयर इज नो नीड ऑफ सेइंग यू। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया, आपने कहा नहीं सर पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं कहा यू लिसन टू मी, यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सर पढ़ने आती हूँ मैं, इन कामों के लिए नहीं आती हूँ। मतलब जब आप किसी को गुस्से से बात करते हैं तो आप यू फिर लगा भी देते हैं, लेकिन जब कोई आपके सामने है तो फिर यू लगाने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड है कि आप सेकंड पर्सन से मुखातिब है। हेरा बात समझ आ रही है? हेरा, जी सर, जी सर, समझ आ रही है। I understand. लिसनिंग। अब मैंने ये नहीं कहा यू कीप लिसनिंग, मैं कहा कीप लिसनिंग, जी कीप आस्किंग क्वेश्चन। तो यू अंडरस्टूड होता है। यहां पर आपका सेंड क्या है? वर्ब है। रिपोर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और टुडे क्या है? एडवर्ब। ये ब्रेकडाउन अगर आपने सीख लिया ना, तो आपका जो जहन में जो आपके वर्ड्स है ना, वो देखिएगा किस तरह से सेट होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब। आगे चलते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा भी मुमकिन है। आप बिल्कुल ओपन द फाइल, कॉल सारा, जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूँ कॉल सारा राइट नाउ, मैंने इतना भी कह दिया हेल्प मी, बात खत्म। अच्छा क्या है, मैंने अगर ये बोला हेल्प मी, तो क्या ये जुमला बन गया? इज इट अ सेंटेंस? लिसन टू मी, कॉल सारा, वर्क हार्ड, फ्रेज सिट डाउन, शट अप। फ्रेज सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस है, बिकॉज ये आपने सेंटेंस लगा दिया, आपने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। लिसन टू मी, यू आपको अंडरस्टूड है, लगाने की जरूरत नहीं है। यू लिसन टू मी, दो वर्ड्स आपने लगा दिए, हेल्प मी, हेल्प मी। इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई बात समझ? याद रहेगा। प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। चेक क्विकली,
check carefully, check the report. This is a sentence. And कौन सा sentence है ये? It is an imperative sentence, जिसमें आपको instructions देते हैं, कोई commands देते हैं, कोई request करते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी गौर से देखिए, मैं बहुत इत्मीनान से आपकी बातों को जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने 5 फॉर्मेशंस को देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। लेकिन रुकिए, अब यहीं पर मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूं। ये जो एस वी ओ और ए है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? देखिएगा, यही फॉर्मेशन क्या ये शक्ल इख्तियार कर सकती है? सोचें, सोचें, क्या ये फॉर्मेशन एस प्लस वी प्लस ओ प्लस ए, क्या मैं यूं लिख सकता हूं ए प्लस एस प्लस वी प्लस ओ? No, sir. मैं Yes, एक sir. Carefully watch your steps. मैं Carefully. Yes, Yes, sir. sir. हो सकता है. शी कॉल्स मी डेली। Yes. देखो मैंने क्या क्या लिखा है, आइडेंटिफाई करो। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। जब मैं बोल रहा हूँ तब आप उसको बंद कर लिया करें, फिर जब मैं सवाल करूं तो फिर ऑन कर लिया करें, जवाब दिया करें, फिर माइक बंद कर दिया करें। अंगूठे की ट्रेनिंग करें आप लोग प्लीज। ये जो आपका थंब है ना, इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी कुछ दिनों में, तो आप लोग आदी हो जाएंगे मेरे साथ पढ़ने के। मैं चाहता हूँ आप लोग बस जवाब देते रहें, मैं सवाल करता रहूं, मजा आता है ऐसे पढ़ाने में। शी कॉल्स मी डेली। अब आप इसको डेली को उठाकर शुरू में लेके जाइए, देखें पे शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैंने कहा था ए को इधर ले आओ, डेली शी कॉल्स मी। क्या आप बताओ मेरा जुमला गलत है? No, sir. अब सही हो गया? No, sir. Yes, sir. ऐसा हो सकता है ना? अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है मैं अगर ये यहाँ इंडेक्स टाइप का सेंटेंस बनेगा। क्या मैं इस तरह नो सर। Yes, sir. She Yes, daily sir. शी डेली कॉल्स मी, Daily. सही जुमला बन? Yes. No, sir. No. सही। Correct. ठीक है, जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, अच्छा केयरफुली, केयरफुली आई कंप्लीट माय वर्क, ये शायद इतना, अगर मैं ये कह रहा हूं आई कंप्लीट माय वर्क केयरफुली, मैं अगर यूं कहूं आई केयरफुली कंप्लीट माय वर्क, इतना मजेदार नहीं है। केयरफुली आई कंप्लीट माय वर्क मजेदार नहीं है। आई कंप्लीट माय वर्क केयरफुली, इस केयरफुली की जगह तो यही है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो यहीं पर आ रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर समझते ना, ही ड्राइव्स केयरलेसली। सोचो, क्या मैं ये कह सकता हूँ केयरलेसली ही ड्राइव्स? मजा नहीं, मजा नहीं आ रहा। ज्यादा मजा किस में आ रहा है? ही ड्राइव्स केयरलेसली, ही ड्राइव्स केयरफुली। लेकिन ये वाला जो टाइम एक्सप्रेशन है, जो एडवर्ब है, जो टाइम एक्सप्रेशन है, हम इस तरह से कह सकते हैं, शी कॉल्स मी डेली, डेली शी कॉल्स मी, शी डेली कॉल्स मी। अच्छा, इसी तरह से यस्टरडे को उठा लेते, ट्राई कीजिएगा। आई टोल्ड हर यस्टरडे। क्या यस्टरडे के साथ भी ये सारे सलूक कर सकते हैं हम? यस्टरडे को शुरू Yes, sir. 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 Yesterday I told her. आई टोल्ड यस्टरडे, आई यस्टरडे टोल्ड हर। Yesterday I told her. सही है, अब समझ गए वर्ड्स जब मैं कहना हम अपने वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, जुमले की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रुकिए, अब क्या हुआ सर? देखिए, शी हैज
told me before, ये बिफोर भी आपका एडवर्ब है, मैंने इतना आपको बता दिया, ये भी आपका एडवर्ब है। यानी कि देखो अभी एडवर्ब के अंदर पूरी एक दुनिया मौजूद है, ठीक है ना। अभी सर ने ऊपर एक केयरफुली बताया, अब दोबारा सर ने एक नया एडवर्ब बताया, शी हैज टोल्ड मी बिफोर। चलो बिफोर को उठाकर कहीं और लेके चले जाओ, लेके जा सकते हैं। नो सर। ये अपनी जगह रहेगा, आप इसकी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि सर ये हमें याद करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो अपनी लोकेशन पर रहते हैं, जिनकी हम लोकेशंस को तब्दील कर देते हैं। एग्जैक्टली ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग सीखते रहेंगे कि कौन सा एडवर्ब किस लोकेशन पर आता है। अभी हमने सिर्फ अपनी वर्ड ऑर्डर्स को समझा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एडवर्ब को आप जुमले के आखिर में, जुमले के शुरू में सब वर्ब से पहले लगा दीजिए। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ नखरे हैं, वो कहते हैं बस जुमले के आखिर में आप उसको कहीं और नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। और अगर लेकर आने की कोशिश करी तो हो सकता है वो फिर एडवर्ब ही ना रहे। बिफोर शी केम है भाई, आपने कोशिश कर ली, कुछ लोगों के एक दो बच्चों के जहन में ये जुमला आया था, कौन थे वो बच्चे? बिफोर शी केम, मुझे बता दो। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके जहन में ये वाला सेंटेंस आया था कि बिफोर शुरू में आ सकता है? शर्माओ नहीं, बता दो, आई एम अ गुड माइंड रीडर। दो बच्चों के जहन में ये जुमला आया था, बिफोर शी केम, बिफोर शी कॉल्ड। सर मैंने ये जुमला सुना है, बिफोर शुरू में आता है, लेकिन सही कह रहा हूँ, आता है ना? आया था किसी के जहन में? जब ये मेरे जहन में भी बात Yes, sir. आया मारिया के बाद। तो लेकिन अब वो एडवर्ब नहीं रहा बेटा, वो एडवर्ब नहीं रहा, वो तो कंजंक्शन बन गया। अच्छा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना खानदानी मजहब ही बदल दें, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अभी जो आपके सामने बिफोर है वो एडवर्ब की शक्ल में है, टाइम एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आपने इसको बिफोर को शुरू में लाने की कोशिश करी तो वो अपना मोहल्ला ही छोड़ देगा, वो कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट शुरू में आ सकता है? नहीं सर, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं सर, सोचें सोचें। क्या मैं यूं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाए? My work, ये work is done by me. हाँ बनाओ, Work is done by me. ये वाले इसी सेंटेंस को ऐसे चेंज करके दिखाओ। जैसे देखो मैंने ये लिखा है, ये फॉर्मेशन बना कर दिखाओ इसी सेंटेंस। Work is My work is work completed is by me. माय वर्क, by me. अब ये जो ऐसा Is done complete बिल्कुल ऐसा हो सकता है, माय वर्क इज is completed by me. बाय मी। मैं फिलहाल लिख देता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं बाय का इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये जायज नहीं है। मैं बता दूं, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, बाय मी, बाय यू, बाय अस, बाय देम, जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं ना, तो ये चीजें बाय बिल्कुल भी जायज नहीं है कि हम इस तरह से बोले, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो फिर बाय लगाना की जरूरत नहीं पेश आती। माय वर्क इज कंप्लीटेड। लेकिन मैं क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज पे काम कर रहा हूँ, आपकी बेसिक फॉर्मेशंस पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कोई आपसे कहे कि ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन कब होगा ऐसा? जनरल नॉलेज में रखो, ऐसा कब होगा? कब होगा ऐसा? जब इंटरेक्ट सेंटेंस बनाए हम तब Sir, indirect पैसिव sentence. इन पैसिव, इतना जवाब था। कब होगा? इन क्या पैसिव ठीक है, कोशिश किया करें जब क्लास ले रहे हो तो आपके बैकग्राउंड पे कोई आवाज ना हो जब माइक ऑन करें। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, और उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा एक आखिरी जनरल नॉलेज का सवाल, क्या एक सेंटेंस के अंदर
क्या एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? मतलब ऐसा हो जाए, सब्जेक्ट हो जाए, एक वर्ब हो जाए और दो ऑब्जेक्ट हो जाए। सोचें, अगर हो सकता है तो बताइए, इज इट पॉसिबल कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए? सेंटेंस क्रिएट करके दिखाएं। She eat mango and banana. ईट मैंगो एंड बनाना, सही है। और जहां पर आएगा मैं फिर बताऊंगा कि हाँ यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई और सेंटेंस क्रिएट करें जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। It is raining cats and dogs. इसमें तो बेटा ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ओ माय गॉड, Sir, oh yes, yes, okay. इतना ही काफी ना, जब सन ने ये कह दिया इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं था। बट टेन, बस याद कर लें, रेन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, रिसीवर ऑफ एक्शन है ही नहीं ना उसमें। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते एंड बिल्लियां, दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। और सोचे बेटा। She runs at park and ground. She runs in the park and in the ground, Ground. फिर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रन इज गो। मैं आपको एक आसान सी बात बताऊं, गो, रन, कम, रीच, अराइव, जॉग, जितने भी वर्ब ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, फ्लाई, स्ट्रॉल, जितने भी वर्ब ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, ड्राइव, एक जगह से दूसरी जगह, वो सारे इंट्रांजिटिव ही होते हैं। उनका तो, उसमें तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। और बताइए। She gave me a book. एक्सेलेंट आंसर, शी गेव। नाम क्या है बेटा आपका? Shamshad. आज का वाटर कूलर आपका हो। एक्सेलेंट आंसर, शी गेव मी अ बुक। अब यहां देखिए, ये है दो ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन मी, रिसीवर ऑफ एन एक्शन अ बुक। अब इसी सेंटेंस को किसी और स्टाइल से भी लिखा जा सकता है। शी गेव अ बुक टू मी, शी टीचेस मी इंग्लिश। बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो 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 ऑब्जेक्ट। Sir. दो अब मैं इसको शुरू में ले आऊं, क्या ऐसा सुने कभी? शी टीचेस इंग्लिश टू मी, सुने कभी? yes पर ये भी सुना है she teaches English to me she इंग्लिश। teaches math to me सर ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? इनका नाम रखा है गोरे ने। अब आपको एहसास हो रहा है कि हमारी बेसिक्स कितनी कमजोर है। मतलब सर की एक बात के अंदर एक नई नई बात आती है यार, ये पूरी ग्रामर बुक खुलती जा रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात और होगी कि मेरी बातों के अंदर बातें निकलती जा रही हैं। मैंने जो नोट्स लिखे हैं उन नोट्स के अंदर भी और बेसिक्स बातें आती जा रही हैं। जब भी मैंने कहा है कि ये मेरा एडिशन 1 है, मैं आने वाले वक्तों में फिर एडिशन 2 जब आएगा तो उसके अंदर मैं ट्रांजिटिव वर्ब्स भी ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दूंगा। ठीक है ना? इस तरह से मैं पर नोट्स। थोड़ा सा गाइड कर दें ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सवाल है। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू somebody। क्या मतलब सर? बता रहे हैं अभी। body सबर, सब्रुन तहम्मुल। like a person एक मिनट बेटा, लिखने तो दीजिए। Direct object refers to something,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू somebody। अब अगर मैं एक बात कहूं आपसे, गौर से सुनिएगा, मैंने कहा आई सेंड a rose, आई सेंड a rose। बताइए मेरा एक्शन किसने रिसीव किया? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, आई सेंड a rose, आई सेंड person, someone, Indirect, किसी ने पर्सन ने रिसीव किया। somebody, हमेशा याद रखिएगा जो समथिंग होता है ना वो आपके एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करता है। आई सेंड अ रोज। लेकिन अगर मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट करेगा। सेंड अ रोज टू सारा, अगर मैंने ये कहा तो डायरेक्ट मेरा एक्शन रिसीव किसने किया है? समथिंग ने। somebody, इनडायरेक्ट एक्शन किसने रिसीव किया है? सारा। somebody, सारा आपके लिए क्या है? somebody। ये याद रख लो, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। समथिंग और somebody की ये इंटरनेशनल शॉर्ट फॉर्म्स है। अगर समथिंग पहले आएगा तो फॉर्मूले का क्या आएगा? टू। no, अच्छा, सारा को पहले ले आओ, सारा को पहले ले आओ। अब लगाऊं टू? someone, नो सर सारा or अब rose, और सारा रोज। अब लगाने की जरूरत है। अब तू नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या बने? समथिंग आएगा तो टू लगेगा, समथिंग टू somebody। और अगर somebody पहले आएगा तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा, somebody something। आई टीच अली इंग्लिश, इंग्लिश पहले आ जाएगा। आई टीच इंग्लिश टू अली। आई गिव अ लेटर टू सारा, आई गिव सारा अ लेटर। कितनी आसान सी बात है ना, मतलब ये आसान आसान सी बातें, ऐसा लग रहा है सर बहुत जबरदस्त इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। भाई ये तो बच्चों वाली बात है जो हमें बचपन में पढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं पढ़ाई। याद कर लो, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, समथिंग टू somebody और somebody समथिंग। ठीक है, अब आपके पास कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मैंने शेयर किए, बहुत सारी मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं। आंसर शीट मैंने नहीं दी है क्योंकि बहुत ही आसान है। देखें, आई प्रैक्टिस इंग्लिश। आपके सर मेरा एक सवाल है। हेलो सवाल सर, पूछ। जैसे आप बताया कि गो रन कम, ये जो मतलब एक्शन वर्ब है इनके साथ मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर ये जो एग्जांपल है शी गेव मी अ बुक, गेव भी तो सर एक्शन वर्ब है, फिर इसके साथ जैसे बुक लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। सही, मैंने आपकी बात सुन ली। आप, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए, गो, कम, अराइव, रीच, मूव, जॉग, स्ट्रॉल, ये वो वर्ब्स हैं जो वर्ब ऑफ मूवमेंट है। वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, गो, कम, अराइव, रीच, वर्ब ऑफ मूवमेंट, ये इंट्रांजिटिव होते हैं। मैंने एक्शन वर्ब्स की बात नहीं की थी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब ऑफ मूवमेंट, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता। गिव इज एन एक्शन वर्ब, दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है ना, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। गिव आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, एक ऑब्जेक्ट भी लेता है, दो ऑब्जेक्ट भी लेता है। अब आज आप लोगों का होमवर्क क्या है जरा सुन लीजिए। जैसे आपके पास नोट्स रिसीव हो, आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट लें, अगर नहीं ले सकते दैट्स ओके, लेकिन कम से कम आप इसको जबानी तो सॉल्व कर लीजिएगा। आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। आगे आपको ये मेंशन करना है कि ये क्या है। SVOA, she teaches students, sir, SVO, they work, sir, SV, check the documents carefully, check the documents carefully, sir, VOA, open the file, sir, V+O। अगर ये काम तुम लोगों ने कर लिया, जिंदगी भर दुआएं दोगे। ये बेसिक फॉर्मेशंस हैं
जो तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, इसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने आपसे एक और एक्सरसाइज दी मैंने आपको, इसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है सारा क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें एडवर्ब क्या है। अहमद प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स केयरफुली, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब क्या है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आपके साथ जारी है, इसको फॉलो कीजिएगा। फिर मैंने एक बहुत अच्छी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसको हम लोग कहते हैं जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स यानी कि अब आपको वर्ड्स को अरेंज करना है। इंग्लिश आई एवरीडे प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स शी टीचर्स, वर्क दे, आगे पीछे करना है, आपने ये कर लिया। आप खुद अपने आप से सेटिस्फाई फील करेंगे कि इतना मुझे आता है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी एक्सरसाइजेस आपकी सॉल्व कर ली एंड आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस। और आज के इस सेशन का आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी है जो 11:30 पर आपको मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया कि अब जो मेरे आपके साथ सेशंस हो रहे हैं वो आई एम कंडक्टिंग माय क्लासेस 5 days a week, मंडे टू फ्राइडे। हर रोज का एक नया टॉपिक, एक नया उसका टेस्ट, और उन ये जो मंडे टू फ्राइडे में पढ़ाऊंगा उसका एक ग्रैंड टेस्ट। तो मेरा हर वीक जो है वो आपके लिए एक चैलेंजिंग वीक होगा, दैट यू विल बी लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। और मैंने उसके अंदर कुछ लेवल्स के भी नाम दे दिए ताकि आपके जहन में भी रहे। ओके सर, दिस इज फ्रॉम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और आप जब तक मेरे साथ रहना चाहे रहते रहें, क्योंकि मेरा हर आने वाला हफ्ता आपको कुछ नया सिखाएगा। जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, अब जब ये दोबारा लेवल 1 का लेक्चर 1 आएगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। उस दिन मैं क्या पढ़ाऊंगा ये मुझे खुद नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि इतना कुछ मेमोरी में है, इतना कुछ डिलीवर करने के लिए है। लेकिन कोशिश ये है कि अब जितना कुछ आपको मैं इन 5 दिनों में पढ़ाऊंगा, आप उसको अपनी स्पोकन क्लास, डिस्कशन क्लास, एक्टिविटी क्लास के अंदर जाकर यूटिलाइज भी करें। ठीक है ना, मेरी क्लास आप में सुनते ज्यादा है, मैंने अब आपको 3 ऑप्शंस दे दिए, डिस्कशन क्लासेस और स्पोकन क्लासेस के। बस इसके फौरन बाद अभी आपकी टीचर्स आपको ज्वाइन कर लेंगी, 4 से 5:30 आप उनके साथ रहिए। आपका ये सेशन आप दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप आ जाइए। 7:30 से नॉन स्टॉप सेशन है, 7:30 से 8:15, 8:15 से 9, फिर 9 से 10, 10 से 10:45, 10:45 से 11:30। यानी कि अगर आप 7:30 बजे आ गए तो 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 4 घंटे का लाइव सेशन कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। अगर उसके बाद भी लैंग्वेज इंप्रूव ना हो तो भाई गलती तुम्हारी है। अभी 2.5 घंटे का है, शाम में 4 घंटे का, 6.5 घंटे लाइव सेशन का हिस्सा बन जाओ। विद इन अ मंथ यू विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। मैंने एक बात महसूस की, मैं नहीं होता तो आप लोग ढीले पड़ जाते हैं। अब मैं रोज होऊंगा ना तो आप लोग थोड़ा सा टाइट रहेंगे। यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन फॉर्मेशन। मैंने आपको कुछ फॉर्मेशंस दिए जो आप लोगों को अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिए। कुछ सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करें, और ये मेरा एक क्विक रिवीजन जो आज हमने पढ़ा। ठीक है भाई, यही लेक्चर मेरा दोबारा सुनना चाह रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा रात में 9 बजे। आई विल बी डिलीवरिंग द सेम लेक्चर, राइट। आई एम साइनिंग ऑफ ओवर टू योर discussion teachers and spoken teachers, Miss Aisha and Miss Farah. Assalamu alaikum.
मिस आयशा अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए।